तो हेलो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं क्लास 8 विज्ञान। चैप्टर है 3, अध्याय 3। इस अध्याय का नाम है कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों, इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं, जितने भी इस पार्ट के अंदर के क्वेश्चन आंसर हैं, उस सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। और जो इधर ये अभ्यास के प्रश्न हैं और ये खाली जगह हैं और ये जो सत्य असत्य हैं, फिर ये प्रश्न है, ये सब के सब हम लिखवाने वाले हैं। तो पहले हम लोग इस पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं वो सब को जानेंगे, फिर अभ्यास के प्रश्न को जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आप लोगों को तो पता होगा कि हम पहले से ही लिख कर रखते हैं क्योंकि आप लोगों को लिखने में दिक्कत ना हो। चलिए देखिए, अध्याय 3, अध्याय का क्या नाम है, नहीं लिखे, कोयला और पेट्रोलियम। क्या नाम है? कोयला और पेट्रोलियम। तो बच्चों देखिए, इस पाठ का जो पहला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। देखिए, ये पाठ में ही थोड़ा सा दिया था, सोचे कि हम परिभाषा ही लिखवा दें। देखिए, प्राकृतिक संसाधन कहलाते हैं, दिया है ना इसी पाठ में। देखिए, इसको हम अच्छे से समझा दे रहे हैं, किताब इतना अच्छे से नहीं दिया। ये तो भूगोल का ही क्वेश्चन है, भूगोल का है, आप लोग जानते ही हैं, लेकिन इसमें भी दे दिया है। देखिए, वैसा संसाधन जो ईश्वर द्वारा उपहार स्वरूप दिया गया हो, जो कभी समाप्त नहीं हो सकता, उसे प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। देखिए, जो ईश्वर द्वारा पहले से ही पृथ्वी पर मौजूद है और जो कभी समाप्त नहीं हो सकता। ऐसे तो कोई कोई होता है भी है, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। जैसे देखिए, वायु कभी समाप्त होगा? नहीं होगा। जल कभी समाप्त होगा? नहीं होगा। ऐसे संभावना है कि हो भी जाएगा, लेकिन ऐसे अभी नहीं होगा, ज़्यादा संभावना नहीं है। मृदा, मिट्टी कभी समाप्त होगी? खनिज कभी समाप्त होगा? नहीं होगा। देखिए, समझाएंगे कि कौन सा समाप्त होता है और कौन सा समाप्त नहीं होता है, ये भी बताएंगे। देखिए, यहाँ पर लिखा है, प्राकृतिक संसाधन को व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। समझ गए? व्यापक रूप से 2 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, नहीं यहाँ पर है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, और दूसरा है समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन। ऐसे आप लोग इसको देखिए, ये बहुत ही अलग है। देखिए, जल, देखिए वायु और सूर्य का प्रकाश, ये दोनों देखिए, इसमें नहीं है ना सूर्य का प्रकाश, लेकिन सूर्य का प्रकाश भी प्राकृतिक संसाधन है। लिख लीजिएगा यहाँ पर, सूर्य का प्रकाश, ये कभी ख़त्म होगा? नहीं होगा। और कुछ संसाधन जो होते हैं ना प्राकृतिक संसाधन, वो ख़त्म होने की उसकी संभावना है। देखिए, हम बताएंगे कौन कौन है। अक्षय प्राकृतिक संसाधन और समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। अक्षय मतलब जो कभी समाप्त नहीं होगा, समाप्त होना तो ये साफ साफ लिखा ही है। देखिए, दोनों का परिभाषा और उसके एग्जाम्पल को हम बताते हैं। देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? देखिए, ये किताब में ही दिया है, अक्षय प्राकृतिक संसाधन, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन। ये किताब में शुरू से हम अंत तक लिखवाएंगे, एक एक क्वेश्चन को लिखवाएंगे। देखिए, अक्षय प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर है वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में असीमित मात्रा में उपस्थित है। असीमित का मतलब उसकी मात्रा सीमित नहीं है, बहुत ज़्यादा है। सीमित मतलब होता है कि उसकी मात्रा सीमित है, जो कभी ख़त्म हो जाए। असीमित मतलब बहुत ज़्यादा है, वो असीमित है मतलब कभी ख़त्म नहीं होगा। असीमित मात्रा में उपस्थित है, जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त होने वाला नहीं है। मतलब मानव के क्रियाकलाप, मतलब मानव उसको यूज करेगा, उपयोग करेगा, कोई काम करेगा उस पर, तो वो ख़त्म नहीं होगा, होने वाला नहीं है। उसे अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं।
जैसे एक ही है सूर्य का प्रकाश। क्या है? सूर्य का प्रकाश। ऐसे मिट्टी भी हो जाएगा। मिट्टी का हम लोग कितना भी उपयोग करेंगे कभी ख़त्म होगा। वायु को कितना भी हम लोग उपयोग करेंगे वो कभी ख़त्म होगा नहीं। तो फिर मिट्टी भी हो जाएगा, वायु भी हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन, ये तीर दिए हैं, किसे कहते हैं लिख लीजिएगा आप लोग, जगह नहीं था। समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं? उत्तर है वैसा संसाधन जो प्राकृतिक में सीमित मात्रा में उपस्थित है। सीमित मतलब उसकी मात्रा लिमिट है, सीमित है, उपस्थित है, जो मानवीय क्रियाकलापों से समाप्त हो सकता है। मतलब मानव के उपयोग जब करेगा ना तो उसे धीरे धीरे वो समाप्त हो सकता है, उसे समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। जैसे वन जंगल क्या है? जंगल भी प्राकृतिक संसाधन है। ये प्राकृतिक रूप से उगता है ना। ये पहले से ही पृथ्वी पर है, जब इंसान नहीं थे ना तभी से जंगल है। ये हम लोग काटेंगे तो ख़त्म होगा नहीं होगा? होगा। वन्य जीव मतलब वन्य में जो जीव है ना धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जीव क्या है? हम लोग से पहले से ही जीव है कि नहीं है? खनिज भी ख़त्म हो सकता है। कोयला भी ख़त्म हो सकता है, क्योंकि कोयला को बनने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, लाखों वर्ष लग जाते हैं, इसलिए ये ख़त्म हो सकते हैं। लाखों वर्ष तो नहीं टिकेंगे ना, ख़त्म हो जाएंगे। जान रहे हैं आप लोग कोयला को कितना उपयोग हो रहा है इस टाइम में। देखिए आगे, देखिए यहाँ पर प्रश्न है, कोयला का निर्माण कैसे होता है? इसका उत्तर है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में, देखिए 300 मिलियन साल पहले पृथ्वी पर निचले जलीय क्षेत्र में घने वन थे, तो एकदम ज़्यादा मात्रा में वन था। बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये वन मिट्टी के नीचे दब गए। बाढ़ आया, सभी वन पेड़ है जो टूट कर मिट्टी के नीचे दब गया। उसके ऊपर अधिक मृदा जम जाने के कारण, जब नीचे डूब जाएगा उस पर धीरे धीरे माटी जम जाएगा ना, जम जाने के कारण वे संपीड़ित हो गए। जैसे जैसे वे गहरे होते गए धीरे धीरे ज़्यादा माटी उस पर आ जाएगा, धीरे धीरे माटी आते रहेगा और गहरे में चले जाएंगे, गहरे जगह पर चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। गहरे होते गए, उनका ताप भी बढ़ता गया। जब ज़्यादा नीचे जाएगा तो गर्मी भी बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। उच्च ताप पर पृथ्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो गए। इसी तरह कोयला का निर्माण हुआ। देखिए नोट है, कोयला में मुख्य रूप से कार्बन होता है। क्या होता है? कार्बन होता है। अगला है प्रश्न, कार्बनीकरण किसे कहते हैं? सब किताब का क्वेश्चन है। आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग किताब को पढ़ लीजिएगा। आप लोग किताब को शुरू से अंत तक पढ़िएगा तो ज़्यादा मात्रा में समझ में आएगा। सब जितने भी क्वेश्चन पढ़ेंगे उसमें सबका जवाब इसमें आपको मिल जाएगा। सिर्फ अभ्यास के प्रश्न का ही जवाब नहीं देंगे, किताब में जितने भी क्वेश्चन है उस सब का जवाब देंगे। कार्बनीकरण किसे कहते हैं? उत्तर है धीमे प्रक्रम द्वारा कोयला में परिवर्तन को कार्बनीकरण कहते हैं। धीमे मतलब धीरे धीरे जो प्रक्रम होता है ना कोयला में, उसी को कार्बनीकरण कहते हैं। अगला नोट है, कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? तो उत्तर है वे ईंधन जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए पौधों और जानवरों के अवशेष से बनते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। देखिए जीवाश्म ईंधन कैसे बनता है? वे ईंधन जो पृथ्वी के नीचे दबे हुए पौधे और जानवरों के अवशेष से बनते हैं, उसे जीवाश्म ईंधन कहते हैं। जीवाश्म ईंधन का जैसे है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। सिर्फ कोयला ही जीवाश्म ईंधन नहीं है। देखिए कोयला को जीवाश्म ईंधन भी कहते हैं, नहीं कोयला थोड़ा ना सिर्फ है, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये तीनों जीवाश्म ईंधन है। ये भी है और ये तीनों है, समझ गए? यहाँ पर भी लिखवा दिए हैं, यहाँ पर भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ बनते हैं, उनके नाम लिखिए। ये कोयला के जो प्रक्रमण होता है ना, प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ बनते हैं, उनके नाम लिखना है। तो पहला बनता है कोक, दूसरा बनता है कोलतार और तीसरा बनता है कोयला गैस। देखिए, पहला बनता है कोक, दूसरा बनता है कोलतार और तीसरा बनता है कोयला गैस। समझ गए? कोयला के प्रक्रमण द्वारा कुछ उपयोगी पदार्थ उत्पाद बनते हैं, कोक, कोलतार और कोयला गैस बनते हैं ना। ये किताब यहाँ से स्टार्ट है, इस सब इधर का सब खत्म, इसमें के जितना क्वेश्चन था सब खत्म और इधर से चालू है। एक एक पेज का हम क्वेश्चन लिखवाएंगे, आप लोग टेंशन ना लें। अब तीनों का हम परिभाषा भी जानेंगे। समझ गए? अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, क्योंकि हम आपको बहुत अच्छे से पढ़ाने वाले हैं सारे के सारे पार्ट को। और पीछे का पार्ट भी आप लोग देख लीजिएगा, सभी के सभी क्वेश्चन आपको मिलेंगे। कोक किसे कहते हैं? यह कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कोक का उपयोग इस्पात, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। समझ गए? यह कोक क्या है? यह एक कठोर, सरंध्र और काला पदार्थ है। यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है। कार्बन का शुद्ध रूप यानी कार्बन इसमें ज़्यादा मात्रा में रहता है। कोक का उपयोग इस्पात, औद्योगिक निर्माण और बहुत से धातुओं के निष्कर्षण में किया जाता है। समझ गए ना? आगे देखिए, कोलतार किसे कहते हैं? दूसरा वाला, यह एक अप्रिय गंध वाला काला गाढ़ा द्रव होता है। अप्रिय गंध मतलब खराब गंध, प्रिय गंध नहीं है, खराब गंध है, गाढ़ा द्रव होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। यह लगभग 200 पदार्थों का मिश्रण होता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के औद्योगिक निर्माण में किया जाता है। समझ गए? आगे देखिए, कोयला गैस किसे कहते हैं? तीसरा वाला, कोयला के प्रक्रमण द्वारा कोक बनाते समय जो गैस निकलता है उसे कोयला गैस कहते हैं। समझ गए ना? इस चैनल के माध्यम से आप लोग 6 से लेकर 10 क्लास तक पढ़ेंगे, और जब 10 क्लास तक हम सारे के सारे पढ़ा देंगे सभी चीज़, तो 11-12 क्लास का भी हम पढ़ाएंगे। पहले हम लोग 6 से लेकर 10 तक को पढ़ा देते हैं। देखिए, नोट है, लंदन में 1810 में तथा न्यूयॉर्क में 1820 के आसपास कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए किया गया। समझ गए? अब बोलेंगे, लंदन में कोयला गैस का उपयोग पहली बार सड़कों पर रोशनी के लिए कब किया गया था? 1810 में। न्यूयॉर्क में 1810 में। 1820 में किसके लिए? सड़कों पर रोशनी के लिए। किसका उपयोग? कोयला गैस का उपयोग। कोयला गैस का उपयोग सड़कों पर रोशनी के लिए न्यूयॉर्क में कब किया गया? 1820 में। लंदन में कब किया गया? 1810 में। समझ गए? चलिए आगे देखिए, पेट्रोलियम किसे कहते हैं बच्चों? देखिए, इसका उत्तर है, पेट्रोलियम एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला गाढ़ा काला भूरा रंग का तरल पदार्थ है जो भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है। समझ गए? पेट्रोलियम एक प्राकृतिक रूप में पाया जाने वाला गाढ़ा काला भूरा रंग का तरल पदार्थ है जो भूगर्भीय संरचनाओं में पाया जाता है। समझ गए? चलिए आगे देखिए, नोट है, विश्व का पहला तेल का कुआं पेनसिल्वेनिया, कहाँ पर? पेनसिल्वेनिया, ये पे ये न है, सिल्वेनिया। विश्व का पहला तेल का कुआं पेनसिल्वेनिया, अमेरिका में 1859 में किया गया था। उसकी खोज कहाँ हुई थी? अमेरिका के पेनसिल्वेनिया जगह पर। कब हुई थी? 1859 में किया गया था। किसका? तेल का कुआं का। फिर 8 वर्ष बाद
भारत के असम में 1867 में, जोड़िए 59 से 67, 59 के बाद 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 8 साल हो गया ना। फिर 8 वर्ष बाद भारत के असम में 1867 में तेल का पता चला, बस समझ गए। सबसे पहले अमेरिका में पता चला, कहाँ पर, पेंसिल्वेनिया में 1859 में। फिर असम में 1867 में, किस जगह पर, तो असम के डिगबोई में, लिखे नहीं है लेकिन याद कर लीजिएगा, असम के डिगबोई में पता चला, तेल का पता चला। कहाँ पर, असम तो राज्य है, असम के डिगबोई गांव में पता चला। ये है अमेरिका के पेंसिल्वेनिया गांव में पता चला। अगला देखिए, पेट्रोलियम का परिष्करण किसे कहते हैं? इसको आप लोग परिष्करण भी कह सकते हैं, किसे कहते हैं। देखिए, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम का मिश्रण है। क्या है, देखिए, पेट्रोलियम गहरे रंग का तेलीय द्रव है, इसकी गंध अप्रिय होती है, मतलब खराब महकता है। यह विभिन्न संगठकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, स्नेहक तेल, पैराफिन, मोम का मिश्रण होता है। समझ गए, विभिन्न संगठकों जैसे इन सब का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम, देखिए, पेट्रोलियम के जितने भी संगठक होता है उसको पृथक मतलब अलग करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। समझ गए, पेट्रोलियम में जितने भी संगठक होते हैं, ये पेट्रोलियम, डीजल, स्नेहक, पैराफिन, मोम, इसको अलग करने का प्रक्रम होता है ना, पृथक मतलब अलग करना, उसको परिष्करण बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम के संगठक और उपयोग। पेट्रोलियम के संगठक और उपयोग, स्टार देकर हेडिंग लिखना है और यहाँ पर देखिए इसका उत्तर है पेट्रोलियम के विभिन्न संगठक और उनके उपयोग। कि पेट्रोलियम का संगठक है और ये इसका उपयोग है, देखें यहाँ पर, इसलिए नहीं लिखे, किताब में साफ साफ लिखा है, इसको लिखने की क्या जरूरत है, समझिए। आगे आप लोग ये हेडिंग उतारिएगा और उसके बाद नीचे ऐसे लिखिएगा, एक चिन्ह खींचिएगा, इधर पेट्रोलियम के संगठक, इधर उपयोग। अगला है, पहला है द्रवित पेट्रोलियम गैस, इसको एलपीजी भी बोलते हैं, एलपीजी भी बोलते हैं। इसका देखिए उपयोग है, घरों और उद्योगों में ईंधन के रूप में होता है। पेट्रोल है मोटर ईंधन, शुष्क धुलाई के लिए विलायक है, मोटर में, सब ईंधन में प्रयोग होता है। मिट्टी का तेल, ये भी पेट्रोलियम का संगठक है। स्टोव, लैंप और जेट वायुयान के लिए ईंधन है। स्टोव में होता है ना, बोले स्टोव से हम लोग खाना बनाते थे, लैंप हम लोग जलाते थे। लैंप मतलब पता है आपको, नहीं पता है, लैंप, चिमनी, जेट वायुयान के लिए ईंधन है। डीजल क्या है, भारी मोटर वाहनों और विद्युत जनरेटरों के लिए ईंधन है। डीजल भारी मोटरों, भारी वाहनों और विद्युत जनरेटर मतलब जनरेटर के लिए ईंधन है। स्नेहक तेल, स्नेहन, ये स्नेहन नाम का मोटर होता है, उसी में इसका प्रयोग होता है। इससे स्नेहक से नाव भी चलाया जाता है, नाव, स्टीमर। पैराफिन मोम, मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आदि में, मरहम बनाने में, वैसलीन, मोमबत्ती बनाने में और वैसलीन बनाने में पैराफिन मोम का प्रयोग होता है। बिटुमेन, पेंट एवं सड़क निर्माण में, बिटुमेन का क्या होता है, पेंट करने में और सड़क के निर्माण में। सड़क बनाने में काला लगाया जाता है, अब कोयला नहीं लगाया जाता है, अब बिटुमेन लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, बिटुमेन, आगे पढ़ेंगे हम लोग, इसका तो आप लोग जान गए। आगे देखिए, पेट्रो रसायन किसे कहते हैं? पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। देखिए, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उपयोगी पदार्थ प्राप्त किए जाते हैं, उसे पेट्रो रसायन कहते हैं। अगला नोट है, पेट्रोलियम को काला सोना भी कहते हैं। पेट्रोलियम को डैश सोना भी कहते हैं, तो काला सोना भी कहते हैं, समझ गए। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक गैस किसे कहते हैं?
तो उत्तर है प्राकृतिक गैस एक प्रकार का जीवाश्म ईंधन है जो मुख्य रूप से मीथेन से बना होता है। यह रंगहीन और हवा से हल्का होती है। समझ गए। अब देखिए पाठ के अंदर के जितने भी क्वेश्चन आंसर थे उस सब के सब खत्म हो गए और यहाँ से जितने भी क्वेश्चन आंसर आए अब हम सब ये लिखवाएंगे। देखिए ये लिखा है अभी, लेकिन ये इधर का है। देखिए हम बताते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने के क्या लाभ हैं। तो देखिए बच्चों यहाँ पर सीएनजी और एलपीजी का ईंधन के रूप में उपयोग करने का क्या लाभ है। तो उत्तर है पहला, इसके बहुत सारे लाभ है, 4 लाभ हैं। तो देखिए लिखे हैं, ये स्वच्छ ईंधन है और जलने पर कम प्रदूषण करते हैं। ये स्वच्छ ईंधन है, साफ है और जलाने पर कम प्रदूषण उत्पन्न करता है, कम प्रदूषण करते हैं, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। पर्यावरण मतलब ये स्वच्छ ईंधन है और जलने पर कम प्रदूषण करते हैं, जिससे पर्यावरण को कम नुकसान होता है। दूसरा है, ये आसानी से पाइपलाइन के माध्यम से वितरित किए जा सकते हैं। पाइपलाइन के माध्यम से वितरित मतलब एक जगह से दूसरे जगह भेजा जा सकते हैं। तीसरा है, इनका कैलोरी मान उच्च होता है, जिससे ये खाना पकाने में प्रभावी होते हैं। समझ गए। चौथा है, ये पेट्रोल और डीजल की तुलना में सस्ते होते हैं। ये उनका लाभ हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, देखिए पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सड़क निर्माण हेतु उपयोग में लाया जाता है। अभी बताया ना, पीछे बताए थे। देखिए लिखे, सड़क निर्माण के लिए पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। अभी तक किताब में ही था बिटुमेन, है ना, सड़क निर्माण में पेंट करने में। लिख लीजिए आप लोग, सड़क निर्माण के लिए पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन का उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम उत्पाद बिटुमेन, पेट्रोलियम का ही उत्पाद है बिटुमेन, उसी से बनता है। अगला क्वेश्चन है, वर्णन कीजिए मृत वनस्पति से कोयला किस प्रकार बनता है। कोयला के निर्माण हम लिखवा दिए हैं। यह प्रक्रम क्या कहलाता है, लिखे हैं, फिर भी देखिए यहाँ पर मृत वनस्पति से कोयला बनने की प्रक्रिया को कार्बनीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया लाखों वर्षों की धीमी गति से होती है, लाखों वर्षों में होती है ना, जिससे मृत वनस्पति के अवशेष पृथ्वी के अंदर उच्च दाब और ताप के संपर्क में आने पर धीरे धीरे कोयला में परिवर्तित हो जाते हैं ना। अब देखिए बच्चों के रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। डैश तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। देखिए कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ये भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। कोयला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन। अब देखिए पूछा है कि डैश और तथा डैश जीवाश्म ईंधन है। अभी लिखवाए ना, हम इधर ही लिखवाए हैं जीवाश्म ईंधन के जैसे में। कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, तो दो को भरना है। तो कोयला, पेट्रोलियम भर लीजिए। क्या भरेंगे, कोयला तथा पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। देखिए लिख लीजिए, रिक्त स्थानों की भरिए। पहला का हो जाए क का कोयला तथा पेट्रोलियम, भर लेंगे ना। दूसरा देखिए, पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम क्या कहलाता है, परिष्करण कहलाता है। लिखवाया है ना यहाँ पर, देखिए दिखा रहे हैं आप लोगों को, पेट्रोलियम का परिष्करण। देखिए पेट्रोलियम के विभिन्न संगठकों को पृथक करने का प्रक्रम परिष्करण कहलाता है। इसको पेट्रोलियम परिष्करण भी कह सकते हैं। हो गया ना। क्या भरेगा, ख में परिष्करण हो गया। ग है कोक कार्बन का लगभग, नहीं यहाँ पर है, वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है सीएनजी। क्या है, ग का होगा सीएनजी, शॉर्टकट में सीएनजी भी लिख सकते हैं। समझ गए। अब देखिए ग तक है। अब आगे देखिए, निम्न कथनों के सामने सत्य और असत्य लिखिए। देखिए जीवाश्म ईंधन प्रयोगशाला में बनाए जा सकते हैं, असत्य है। ये नीचे बनते हैं, मिट्टी के नीचे दब जाते हैं, पेट भरते तो बनते हैं। पेट्रोल की अपेक्षा सीएनजी अधिक प्रदूषक है, नहीं, सीएनजी अच्छा होता है, असत्य है ये भी, है ना। कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है ना, अभी हम लिखवाए भी है, कोक कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है, सत्य हो गया। ये कोक की परिभाषा में लिखवाए हैं। देखिए यह कार्बन का सबसे शुद्ध रूप है ना। सब के सब लिखवा दिए पहले से ही,
आप लोग इसका जवाब भी दे सकते हैं। कोलतार विभिन्न पदार्थों का मिश्रण है, सत्य है, सही है, विभिन्न पदार्थों से बनता है। देखिए दिखा देना आप लोगों को, विश्वास नहीं है, देखिए कोलतार है ना, देखिए 200 पदार्थों का मिश्रण है ना, 200 मतलब विभिन्न, ज़्यादा हो गया। मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन है, असत्य है, नहीं, मिट्टी का तेल एक जीवाश्म ईंधन नहीं है, अब हो गया असत्य, क्योंकि मिट्टी का तेल जीवाश्म ईंधन है, ये बोल रहा है नहीं है, ये असत्य हो जाएगा ना, मिट्टी का तेल भी नीचे से ही निकलता है, असत्य, ये बोल रहा है नहीं है, लेकिन होगा, असत्य होगा। देखिए समझाइए, जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्यों? देखिए बच्चों इसका उत्तर है यहाँ पर, समझाइए जीवाश्म ईंधन समाप्त होने वाला प्राकृतिक संसाधन है, क्यों? क्योंकि ये मृत जीव, उत्तर है क्योंकि ये मृत जीवों के अवशेषों से बनते हैं और इनके निर्माण में लाखों वर्ष लगते हैं। इसकी उपलब्धता सीमित हो सकती है। जिस दर से इसका उपयोग किया जा रहा है, मतलब जौन हिसाब से हम लोग उपयोग कर रहे हैं, उपयोग किया जा रहा है, उस दर से उसका निर्माण नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका निर्माण में लाखों वर्ष लगता है, जिससे भविष्य में इनके भंडार समाप्त होने का खतरा है। समझ गया ना? आगे देखिए, ये वाला है, कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन कीजिए। कोक के अभिलक्षण और उपयोग का वर्णन करना है। ये अभिलक्षण है 1, 2, 3, ये उपयोग है। देखिए पहला अभिलक्षण, कोक एक कठोर सरंध्र और काला पदार्थ है, ये तो पहले से लिखवाए हैं। यह कार्बन का लगभग शुद्धतम रूप है, ये भी लिखवा दिए हैं, उसका अभिलक्षण बोल रहे हैं। यह जलने पर धुआं कम देता है। इसका उपयोग देखिए, उपयोग यहाँ से है, इसका उपयोग घरों में खाना बनाने में किया जाता है। हो गया ना अभिलक्षण और उपयोग। चलिए आगे देखिए, लास्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। देखिए यहाँ पर है, पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाइए। तो यहाँ पर एक बार लिखवा दिए हैं पेट्रोल का निर्माण कैसे होता है, तो वहीं वाला तो है, फिर भी लिखिए। पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, जो मुख्य रूप से समुद्री जीव नहीं, पहले तो हम कोयला का निर्माण लिखवाया था ना, पेट्रोलियम में थोड़ा लिखवाए थे। देखिए पेट्रोलियम का निर्माण लाखों वर्ष की लंबी प्रक्रिया के बाद होता है, जो मुख्य रूप से समुद्री जीव के अवशेषों से होती है। देखिए पेट्रोल कैसे बनता है, समुद्र में जो जीव मछली मर जाती है ना, और एक ही जगह पर जम जाएगी, धीरे धीरे वो काला हो जाएगी, घुल कर काला हो जाएगी पूरा, उसी से पेट्रोल बनता है। देखिए अवशेष से होती है, समुद्री जीव के अवशेष से होती है। लाखों वर्ष पहले समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे पौधे जीव मरने के बाद समुद्र की तली में डूब जाते हैं, और उस पर धीरे धीरे रेत और मिट्टी की परतें उस पर आकर जम जाती है। जब जम जाएगी धीरे धीरे वो सड़ेंगे तो काला काला। आप ही बताइए, किसी जानवरों को आप लोग ज़मीन में दफना देंगे तो 10 दिन बाद क्या हो जाएगा, वो पूरा काला हो जाएगा, महकने लगेगा। धीरे धीरे रेत और मिट्टी की परतें उस पर आकर जम जाती है, और अधिक ताप और दाब के कारण लाखों वर्ष बाद वो पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। समझ गए, पेट्रोलियम में बदल जाते हैं। ख़त्म हो गया। अब ये देखिए इधर भी है, निम्नलिखित सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है। इन आंकड़ों को ग्राफ द्वारा आलेखित करिए और वर्ष की कमी प्रतिशत वाई अक्ष तथा वर्ष को एक्स अक्ष आलेखित कीजिए। वर्ष को एक्स मानना है और वाई को खपत को वाई मानना है। 2000 में कितनी कमी हुई, 7.8 की। 2005 में 8.6 के। ज़्यादा बढ़ रहा है ना कमी हमेशा बढ़ रहा है, हमेशा ज़्यादा कमी हो रही है। 6 में 9 की कमी हो गया, 2007 में 9.5 की कमी हो गया, 2008 में 9.9 की कमी हो गया। देखिए कमी कितना बढ़ रहा है। फिर 2009 में 11.2 की कमी हो गया, 2010 में 10.10 की कमी हो गई। कितना कमी होता गया है, हमेशा कमी होता गया है। समझ गए, इसको भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।